एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में लगातार वोटरों को जोड़ने के लिए आला नेताओं का आगमन भी हो रहा है। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर राजद समर्थित उम्मीदवार के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के कस्बा स्थित नेशनल हाईवे 57 के समीप सभा का आयोजन किया गया। आगामी 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र से राजद ने पूर्व विधायक अब्दुल सुबहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुबहान के समर्थन में मौजूद जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस चुनाव को धनबल बनाम जनबल करार दिया है। भरोसा दिलाया है कि जनता एमएलसी चुनाव के बिगड़े हुए चरित्र को सुधार कर अब्दुल सुबहान को विधान परिषद भेजेगी और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि एमएलसी चुनाव में धन से बढ़कर जनता है। सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार मोदी जी के सामने झुके वो बिहार की जनता को पसंद नहीं है। कहा, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन पर लगातार डीएनए जांच की बात होती रही थी। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। एमएलसी चुनाव को लेकर सीमांचल आगमन हुआ है, पूर्णिया क्षेत्र में आ पाए हैं। देखिए, मैं इससे पहले भी आया था, तकरीबन 4 या 5 तारीख को आया था मैं किशनगंज। मेरा सिर्फ ये मानना था कि ये चुनाव महज एक जिसको कहते हैं कि विधान परिषद का एक अधूरा सा चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 मान्यताओं के बीच में है, धनबल और जनबल, धन शक्ति और जनशक्ति। और मैं समझता हूँ इस वजह से हाजी अब्दुल सुबहान, जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, उनका अक्स है। सुबहान साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने भरोसा किया। और आज मैं देख रहा हूं कि मैं जब बागडोगरा से आगे बढ़ा और जो ही बिहार के इलाके में आया, सीमांचल के, तो अक्सर लोगों ने यही बात कही कि एक तरंग सी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी हड़बड़ाहट मुझे परेशान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे फलाना, जो उनकी पार्टी का एक स्टाइल है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे। लेकिन मैं समझता हूँ उनको इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। उनको अपनी पार्टी से झूठ बोलने की कला और विकसित करनी हो, संभव तो नागपुर जाके विकसित करवाए। हमारा ये मानना है कि हमारे कैंडिडेट के प्रति जो जन-उभार है ना, उसकी वजह से अब वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। ये हताशा का परिचायक है और ये इंतहा है इस बात की कि आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुबहान साहब, हाजी अब्दुल सुबहान साहब कुछ मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो एक टाइमलाइन दे रहे हैं, अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं, कहाँ भवन बनाएंगे, कहाँ मानदेय के लिए लड़ेंगे। एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ किस तरह की बातें हो रही हैं, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। इसलिए इस संदर्भ में ही आज मेरा और मेरे बाकी साथियों की यहाँ की मौजूदगी इस बात से कि इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश सीमांचल की जनता देगी। 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार को जनादेश के ऊपर शासनादेश के हस्तक्षेप से रोक दिया गया था। आरजेडी का दरवाजा जो है ना, आवाम के लिए खुला हुआ है। जो ताकत आरजेडी को पिछले चुनाव में आवाम ने दी, किसी की कृपा से नहीं, लेकिन वो कुर्सी इन्हीं की कृपा पे बने हुए हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में होते हैं, हमारे नेता 42 सीट के बाद मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठते। इतना मैं अपने नेता को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानता हूँ। इतना मिजाज तो राजनीति। जदयू अगर आना चाहेगी तो राजद स्वागत करेगा उसका। देखिए, जदयू के अंदर के कई विधायक परेशान हैं, क्योंकि बावजूद हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से कई लोग वैचारिक रूप से कंफर्टेबल नहीं है आज की भाजपा या कल की ही जो तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ। मैं समझता हूं कि वो सब भी बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि देखिए, एक पेड़ से निकले थे हम, नीतीश जी ने उस शाख को कहीं जाकर के कदमों में रख दिया, लेकिन उस शाख पे कुछ परिंदे हैं ना, वो परेशान है नीतीश जी के निर्णय से। देखिए वो परिंदे क्या करते हैं, बराबरी से बातें करिए ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये हमेशा याद रहे, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के इतने करोड़ की आबादी के मुख्यमंत्री हैं। झुकना है ना ऊपर वाले के सामने, जो सचमुच का ऊपर वाला, इन ऊपर वालों के सामने अगर ऐसे झुका करेंगे ना, तो आप बिहार को बहुत नीचे लेंगे। सर, देख रहे हैं कि बिहार में हम वही भाजपा जिनके सामने वो झुके हैं। भाजपा और जदयू में बार बार बातें आ रही है तकरार की। कई दफ़ा ये भी चर्चा चली कि मध्यावधि चुनाव की भी स्थिति आ सकती है। देखिए, मैं कोई टिप्पणी ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ
जो हश्र भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी का किया है, वही हश्र अलग रूप में जदयू का होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा परसों होगा, एक हफ्ते बाद होगा या एक महीना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि नीतीश जी ने पॉलिटिक्स में बेसिक्स से समझौता कर लिया। मौलिक चीज़ों पे कभी समझौते नहीं होने चाहिए। विचार अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन एक कुर्सी अगर इतनी प्यारी हो कि जिस कुर्सी के चारों पाए किसी और के नियंत्रण में, लेकिन आपको वो कुर्सी चाहिए, तो जिसने चारों पाए बांध रखे हैं ना, वो चारों पाए खींच भी लेगा, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और हम भी नहीं चाहते कि नीतीश जी समकालीन राजनीति से इस तरह गायब हो। अभी भी उनके पास वक्त है, कोर्स करेक्शन कर ले। AIMIM का क्या आप लोगों को समर्थन है इस क्षेत्र में? देखिए, AIMIM एक स्वतंत्र पार्टी है, निर्णय लें वो अपना, लेकिन जो सीमांचल में मैं देख रहा हूँ ना लोगों की सोच समझ, और मैंने पिछली बार एक लाइटर वेन में बात कही थी, सीमांचल की अपनी बिरयानी बहुत अच्छी है, लोग अब हैदराबादी बिरयानी नहीं खाते। इसी बात कहूँगा, मैंने संविधान सभा की बैठकों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी बहस पढ़ी है, जो कि बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के रूप में आया है। अब उत्तराखंड की सरकार ये सोच रही है, संसद में तो बहस करो पहले, ये बहुलवादी देश है, ये एक धर्म और जाति का मसला नहीं है। ट्राइबल कोड बहुत सारी चीजें अलग है आदिवासी समाज की। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम बिहार के लोग, जैसे मैं कहूँ, हमारे इलाके में शिव की बहुत प्राथमिकता है, राम की उतनी नहीं है। ये बहुलवाद है इस हिंदुस्तान का, और उस बहुलवाद की अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संकीर्ण दायरों और गौनी समझ से हिंदुस्तान नहीं बना, मिजाज बड़ा।